गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री का, जिसका नाम है वाइटल विलेजेस थ्रिविंग टाउन्स। अब हमने पिछले चैप्टर में अशोक के बारे में पढ़ा था, तो अब इस चैप्टर में हम थोड़े विलेजेस और टाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर डेवलप हो गया और नॉर्थन इंडिया में कैसे हुआ तो साउथन इंडिया में कैसे हुआ। इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब नए किंगडम्स का राइज हो रहा था, तो नए टाउन्स का राइज हो रहा था, तो इसकी वजह से क्या हो गया, एग्रीकल्चर का राइज हो गया और एग्रीकल्चर के राइज के साथ साथ ट्रेड का भी राइज हो गया। ट्रेड भी बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर भी बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। नए किंगडम्स बन रहे हैं, नए टाउन्स बन रहे हैं, उसकी वजह से एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है। नए ट्रेड बढ़ रहे हैं, अब ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ज़्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से ज़्यादा टाउन्स भी बन रहे हैं, और ज़्यादा टाउन बन रहे हैं। अब एग्रीकल्चर में कैसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में कैसे इंक्रीज़ होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। अब आयरन की डिस्कवरी हो जाती है इस टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब सबसे जो मेन रीज़न था इसका वो ये था कि अब इसकी वजह से नए उन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट अब नए क्या बना लिए, औजार बना लिए, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहे थे, जंगलों को काट पा रहे थे और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो लैंड बना पा रहे थे जिस पे वो एग्रीकल्चर कर पाए। इसकी वजह से नॉर्थन इंडिया में तो एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा फैलाव बढ़ गया है। नॉर्थन जो इंडिया है उसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर हुआ एज़ कम्पेयर टू साउथन इंडिया में। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं ग्राउथ ऑफ क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में। आर्ट और कल्चर जो इस टाइम पे हर एक विलेज में फैल चुका था। अब लोग क्या कर रहे थे, जैसे ब्लैक स्मिथ का काम, गोल्ड स्मिथ का काम, वीविंग का काम, कारपेंट्री का काम, ये लोग शौक से कर रहे थे, अपने आप को इसमें ढालने की कोशिश कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे थे। इस टाइम पे कोई भी काम छोटा बड़ा काम नहीं हुआ करता था। आर्कोलॉजिस्ट की सोर्सेज से हमें ये बात पता चलती है इस टाइम पे कि नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब क्या बता रहे हैं कि इतनी फाइन तरह की पोट्री वो लोग बनाते थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिसको बाद में नाम दिया गया नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। मोस्ट क्राफ्ट पर्सन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड श्रेणीज। अब इन क्राफ्ट पर्सन ने क्या किया, अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशनें बना ली ताकि वो अपने राइट्स को अच्छे से फुलफ़िल कर पाएँ, अपने काम को अच्छे से फ्लोरिश कर पाएँ और अपने काम को आगे तक पहुंचा पाएँ, अपनी मार्केटिंग कर पाएँ। इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली हुई थी, जिनका नाम था श्रेणीज। यहाँ तक बात हो रही है। अब हम समझते हैं कि ट्रेड का कैसे इंक्रीज़ हो गया। ये तो होगी बात क्राफ्ट पर्सनस की, अब ट्रेड कैसे बढ़ रहा है। द रैपिड राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड क्राफ्ट लेड टू द सरप्लस गुड। अब क्या हो रहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, एग्रीकल्चर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, क्राफ्ट्स की, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं। अब उन चीज़ों को बेचना भी तो है कहीं जगह पे, तो नए नए टाउन्स बना दिए गए और टाउन्स में सप्लाई शुरू होगी। ऑल दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, टाउन्स बन रहे और टाउन्स बन चुके हैं, तो ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब मर्चेंट्स या ट्रेडर्स, मर्चेंट्स जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, उन लोगों ने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। इंटरनल ट्रेड छोटे लेवल का ट्रेड तो था ही, लेकिन एक्सटर्नल बड़े लेवल का ट्रेड भी शुरू हो गया। ऑल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू। अब बड़ी बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज़, अब उस टाइम पे कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, कंपनीज़ तो बाद में बनी, लेकिन इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, अपने आप को एक बनाया ताकि वो ट्रेड को अच्छे से फ्लोरिश कर पाएँ, उसको फैला पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक। यूज़ ऑफ मनी गिव राइज टू द पंच मार्क कॉइन। अब पहले ट्रेड तो बार्टर सिस्टम में ट्रेड हुआ करता था, लेकिन अब टाइम के साथ साथ ट्रेड में जो लेन देन शुरू हुआ, जो करेंसी यूज़ हुई, उसको क्या बोलते थे, पंच मार्क कॉइन। एक्चुअली में इस पर स्टैंप लगी होती थी, तो उस तरह की कॉइन्स यूज़ होने लगी उस टाइम पे। टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड एक्टेड एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर किंग। अब ये लोग जो ट्रेड करते थे, एक जगह से सामान लेकर के दूसरी जगह बेच रहे हैं, तो इनको रेवेन्यू देना पड़ता था उस किंग को। मान लो कि अगर कोई एक ट्रेडर किसी स्टेट से होकर के दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो उसको वहाँ पे भी रेवेन्यू देना पड़ेगा उस राजा को, तो राजा के पास वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है। हाउ पीपल लिव। अब लोग कैसे रहा करते थे। लिटिल इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। अब इस टाइम के लोगों की ज़िंदगी के बारे में हमें कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट वो भी वैलिड है। द मेन सोर्सेज टू नो अबाउट दैम इंक्लूड द स्टोरीज फ्राम द बुक्स, अकाउंट्स ऑफ द सेलर्स, ट्रेवलर्स एंड स्कल्पचर्स। अब हमें जो चीज़ें पता चलती हैं उन लोगों की लाइफ के बारे में, वो हमें ट्रैवलर्स के अकाउंट से पता चल जाती हैं। कुछ स्टोरी बुक्स जो लिखी हुई हैं कि वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जीते थे, उन लोगों के त्यौहार कैसे होते थे, वो लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, ड्रेसेस कैसे थी, तो इनकी बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती है, बट फिर भी स्टिल
एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें ये जो हमारे सोर्सेज हैं इनसे। द सेकेंड अर्बनाइजेशन, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि सेकेंड अर्बनाइजेशन कैसे शुरू हो गई, टाउन्स और साइट्स की बात करते हैं। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ग्राउथ ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंक्रीज ट्रेड कमर्स लेड टू द न्यू टाउन्स एंड साइट। अब नए तरह के शहर बनने शुरू हो गए। पहले शहर थे उसमें ट्रेड जब ज़्यादा बढ़ा, ज़्यादा क्राफ्ट, ज़्यादा एग्रीकल्चर को बूस्ट मिला, आयरन, जैसे ही आयरन की खोज होगी, लोहे की खोज होगी, उसके बाद अब नए नए शहर बनना शुरू हो गए। इट लेड टू द ग्राउथ ऑफ अर्बन सेंटर, इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ अर्बनाइजेशन। अब इसकी वजह से इतने ज़्यादा शहर बन गए कि उस एज को आज याद करने के लिए हम लोग उसको बोलते हैं एज ऑफ अर्बनाइजेशन, लेकिन सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है जी, पहले क्योंकि अर्बनाइजेशन एक हो चुकी थी। उसके बाद क्या हो रहा है, सम इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ दिस पीरियड वार, जैसे इस टाइम के जो इम्पॉर्टेंट टाउन्स थे वो कौन से हुआ करते थे, वैशाली, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र, जैसे मथुरा हो गया, तो ये सब बोध गया, ये सब राजगृह वगैरह, ये सब क्या है इस टाइम के इम्पॉर्टेंट टाउन्स हुआ करते थे। अब फंक्शन क्या थे टाउन के वो समझ लेते हैं थोड़े से कि क्या फंक्शन था टाउन में। ईच टाउन वाज फेमस फॉर सम पर्टिकुलर एक्टिविटी, हर एक टाउन जो था वो किसी अपने पर्टिकुलर काम के लिए फेमस हुआ करता था। सम टाउन्स वर द रिलीजियस, अदर वर द एडमिनिस्ट्रेटिव। अब कुछ शहर ऐसे हुआ करते थे जिसमें सिर्फ रिलीजन की बातें हुआ करती थी, तो कहीं ऐसे थे जो कैपिटल सिटीज़ हुआ करती थी जहाँ से बैठ कर के राजा रूल किया करता था। सेवरल टाउन्स लाइक जैसे सोपारा वर द ट्रेडिंग टाउन। अब कुछ टाउन ऐसे थे जैसे जो कोस्टल एरियाज़ में थे वो ट्रेडिंग हुआ करते थे। टू सच फेमस टाउन्स फॉर, जैसे मथुरा हो गया और एक अरिकमेंडू, ये तो ये दो टाउन्स हैं जो जिसकी बात कर रहे हैं वो लोग। अब ये टाउन्स क्या है, जो सबसे पहले मथुरा की बात करते तो ये कैपिटल थी कुशान्स की, यहाँ पे टेम्पल्स थे, मोनास्ट्रीज थी, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात हो। यहाँ पे हमें द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ग्रीव हियर, तो यहीं पे जो मथुरा का स्कूल ऑफ आर्ट है वो यहीं पे डेवलप होता है, जिसके मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट में। उसके बाद अरिकमेंडू, अब इसकी बात, ये जो सेकेंड टाउन है इसकी, ये तो एक ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, यहाँ पे तो ट्रेड होता था, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। हमें यहाँ पे सबूत किसके मिलते हैं, ट्रेडर फ्रॉम द रोम कैम हियर, जो रोम है वहाँ से भी लोग यहाँ पे आते थे ट्रेड करने के लिए। लाइफ ऑफ पीपल ऑफ तमिलनाडु अंडर द चोलाज एंड पांड्यास। अब चोलाज और पांड्या, चोला और पांड्या क्या थे, रूलर थे उस टाइम पे, डायनेस्टीज हुआ करती थी। तो इनके बारे में समझते हैं कि इनके टाइम पीरियड में लोगों की ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी, जो उनकी वहाँ की जो प्रजा थी। मोस्ट पीपल लिव इन विलेजेस विद द फार्मर। गांव में जो लोग रहते थे उनके टाइम पीरियड में वो फार्मर हुआ करते थे, बट जो सिटीज़ बनाई गई थी वो टाउन्स के किनारे बनाई गई थी। ट्रेडर्स वेंट एज फार एज रोम एंड चाइना। जो यहाँ के जो तजारत करने वाले लोग थे, जो ट्रेड करने वाले लोग थे, बिजनेसमैन जिनको आज बोलते हैं, वो लोग क्या करते थे कि फ़ॉरेन जैसे रोम और चाइना तक भी ट्रेड करने के लिए जाते थे। अम्यूज़मेंट के लिए लोग गेम खेलते थे, जुआ तक खेलते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव वाज हेडेड बाय द किंग, और उस टाइम पे जो उनका हेड हुआ करता था उनकी स्टेट का, उसको किंग बोलते थे। देयर वाज इवन ए जनरल असेंबली नाउन एज सभा, बट उनकी एक जनरल असेंबली भी होती थी जो किंग को असिस्ट करती थी, उसको क्या बोलते थे, सभा। द मोस्ट पॉपुलर गार्ड वाज, उनका जो इम्पोर्टेंट गार्ड था रिलीजन के कॉन्सेप्ट से वो था मुर्गन। मुर्गन मतलब जो हमारे नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय भगवान शिव के जो बेटा है बड़ा, वो उनके साउथ इंडिया में उनके इम्पोर्टेंट गार्ड हुआ करते थे। द चोला किंगडम वाज सिचुएटेड बिटवीन, अब वो दो रिवर्स के किनारे पे वो सिचुएटेड है जो चोला किंगडम था। सेंटर ऑफ द पार्क जो ओरेवर फेमस जो इनका कॉटन सेंटर था ये, ठीक है। उसके बाद पांड्या किंगडम की बात करें तो इनकी कैपिटल माधुरी हुआ करती थी, ओके। और ये हमें किस में पता चलता है, मैग्नेथेसिस जो है उसकी बुक में पता चलता है और संगम लिटरेचर में भी हमें पता चलता है। अब ये संगम लिटरेचर या मैग्नेथेसिस की बुक ये हमारे सोर्सेज हैं इनको समझने के, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के भी, ओके। तो अभी क्लास 6 का ये चैप्टर ख़त्म होता है।